आपने हर साल देखा होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन या लगभग 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आते थे। ऐसा 2016 से पहले बहुत होता था, बट अभी रिसेंट डेज में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं। लगभग मैं अगर बोलूँ तो 345 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से रहता है। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बाहर से रहते हैं। इस बार ऐसा चांस है एनटीए के ट्वीट के बाद कि थोड़ा सा बायोलॉजी का पेपर जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहने का चांस है। आउट ऑफ एनसीईआरटी मींस वो समरी से भी हो सकता है, कहाँ से रह सकता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, कंप्लीटेड माई एमबीबीएस फ्रॉम वीएमएमसी, IMX बंसल कोटा एंड वाकलीवाल फैकल्टी जूलॉजी। आई एम डायरेक्टर एंड फाउंडर एट डॉक्टर्स नीट अकेडमी। वी आर सोलापुर महाराष्ट्र बेस्ड। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चला होगा, तो हम बात करने वाले हैं 10 से 15 ऐसे एमसीक्यू बायोलॉजी में जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से रहते हैं। एक्चुअल में उसको अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं रहते। खास करके मैं जो बात बता रहा हूँ 2019 से पहले ऐसा होता था कि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ चीजें आ गई जिसका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो वो जो क्वेश्चंस है इस बार यानी कि 2026 के पेपर में, 2026 के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस के रहने का चांस है, खास करके एनटीए के ट्वीट के बाद। जिस तरह से उन्होंने एनटीए ने ट्वीट किया और पेपर टफ आने का भी चांस है, तो एक्चुअल में पेपर टफ नहीं रहेगा, पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। आपको पूरे तरीके से हर चीज का नॉलेज रहना चाहिए। मुझे याद है 2024 में क्वेश्चन पूछा था जिसका सही आंसर था SLE डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का एक ग्रुप दिया था 4 डिजीज का। कौन सी डिजीज ऑटो इम्यून है वो पहचानना था। अगर आपको याद होगा तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ऑलरेडी आपको माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज मेंशन्ड है। थायराइड में हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये एक डिजीज है जो ऑटो इम्यून है। बट एक क्वेश्चन उसमें जो आंसर था करेक्ट होता SLE, सिस्टमस ल्यूपस इरिथ्रस। ये जो डिजीज है ये एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में किधर तो मेंशन है ऑटो इम्यून डिजीज मतलब। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूरा एनसीईआरटी के बाहर से नहीं था, कुछ चीजें एनसीईआरटी से थी, रेफरेंस बाहर से था उसका बस। तो वैसे वो जो 15 एमसीक्यू रहेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ से होने का चांस है। मैंने यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो मैंने यहाँ लिखा हूँ, मेरे हाथ में जो बुक है वो है एनसीईआरटी बायोलॉजी प्रैक्टिकल बुक। तो प्रैक्टिकल बुक क्या है इस मोमेंट पे, लास्ट 7 डेज में क्या पढ़ना पॉसिबल है, क्या उसका हैक होना चाहिए ताकि हमारे वो जो 10-15 क्वेश्चन आने का चांस है वो पूरे बन सके। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मुझे अगर जब भी आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर कुछ चीज पढ़ना है तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा, या इतना मेरे पास टाइम है क्या कि मैं इतने सारी चीजें एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ सकता हूँ। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, आउट ऑफ एनसीईआरटी जो भी आपको दिखेगा, जो भी आएगा, कहाँ से रह सकता हो, जो हमको लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी बट है ही नहीं वैसा कुछ। तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे वो आपको देखने को मिल सकती है चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली। सबसे पहले एनसीईआरटी की समरी, इसको जनरली स्टूडेंट अवॉइड कर देते हैं, यहाँ से हो सकते हैं वो पॉइंट। जैसा कि अगर आप सेल साइकिल सेल डिवीजन की समरी देखोगे, कुछ कंट्रोवर्शियल बीट्स के अंदर जो पूरे चैप्टर में अलग बात बताई हुई है, खास करके G1 और G2 फेज के बारे में, और समरी में कुछ अलग पॉइंट है, तो हमको समरी नहीं छोड़ना। दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन, चैप्टर इंट्रोडक्शन, चैप्टर जब स्टार्ट होता तो उसके पहले एक इंट्रोडक्शन दिया रहता, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंटिस्ट डिस्क्रिप्शन। आपको याद होगा कि क्वेश्चन आया था कि 20th सेंचुरी का डार्विन किसको बोलते थे, करेक्ट आंसर इज अर्नस्ट मेयर। वो भी क्वेश्चन यहाँ से आया था। ये एनसीईआरटी के बाहर से चीजें हमको लगती है बट एक्चुअल में है एनसीईआरटी से ही। बस इसका फॉल्ट क्या है कि एक्चुअल चैप्टर में नहीं दी हुई है, उसके आगे पीछे किधर तो दी हुई। और एक चीज इसमें जो मुझे बताना बहुत जरूरी लगता, आप अगर कुछ चैप्टर देखोगे, अगेन द एग्जांपल इज सेल साइकिल सेल डिवीजन, वहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, उसकी जब आप समरी ये सॉल्व करोगे क्वेश्चंस कौन से वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, जब आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको एक चीज देखने में आएंगी, वहां पे भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई गई है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी हमने नहीं छोड़ना है। अगेन बता रहा हूं मैं, ये 4 चीजें जो है ये है एनसीईआरटी की ही, बट जब हम क्वेश्चन को देखते हैं इससे रिलेटेड तो हमको एक मोमेंट ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी आया है, लेकिन ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी से ही है, बट इसका ये है कि ये एक्चुअल चैप्टर से नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इसके अलावा और कहां से आने की संभावना है एक्स्ट्रा वाली चीजें। तो आपको पता होगा डिलीटेड सिलेबस, लॉकडाउन या पोस्ट प्री लॉकडाउन 38 चैप्टर हुआ करते थे एनसीईआरटी से, बट अभी जो है इसका ब्रेकडाउन हो गया है सिर्फ और सिर्फ 32 चैप्टर में। तो यहाँ पे जो 6 चैप्टर आपके बच गए हैं, लगभग आपके जो 6 चैप्टर का यहाँ पे गैप है, वहां से कुछ चीजें पूछ सकता है। तो ये 6 चैप्टर्स,
अगेन क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या इस मोमेंट 6 चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पूरा अगर आपको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है या नहीं याद रहेंगी चीजें, तो जस्ट लास्ट ईयर इन चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा है बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, खत्म। मतलब कि ये 6 चैप्टर से हमको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू देख लेना है। अगर आपने इसके पीवाईक्यू देख लिया तो इससे अगर रिलेटेड वो जो 15 क्वेश्चन है हमारे जो एनसीईआरटी के बाहर से आने का चांस है, तो वो क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही रहेंगे, इन चैप्टर्स के पीवाईक्यू। एग्जांपल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 2022-23 तक वो सिलेबस को था, अभी निकाल दिया गया, उसके आप पीवाईक्यू देख लो। एंटेरोकाइनेस क्या रहता, कहाँ पे मैक्सिमम डिवीजन होता, उसके बाद रेनिन, 2 रेनिन है पूरे बायोलॉजी में, RENIN और RENNIN, रेनिन रेनिन, वो क्या डिफरेंस है, उस पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस एक पीवाईक्यू देख लो, 30 से 40 पीवाईक्यू मिलेंगे, बस उसको ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, तो डिलीटेड सिलेबस से पूछ सकता। और कहां से, जैसा थंबनेल में मैंने लगाया हूं कि प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल बुक में एनसीईआरटी के खास करके मॉर्फोलॉजी की कुछ फैमिलीज दी गई है, मॉर्फोलॉजिस्ट की कुछ फैमिलीज दी गई है, प्लस में पेडिग्री एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स दी गई है। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आने का चांस है। अभी सिंपल क्या है, पहले एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में हुआ करती थी 3 फैमिलीज। कौन कौन सी 3 फैमिलीज थी वो? फैबेसी, लिलियसी, सोलेनासी। अभी सिर्फ और सिर्फ सोलेनासी सिलेबस में फैबेसी और लिलियसी को उड़ा दिया गया। बट आप जब एनटीए का सिलेबस देखोगे उसमें आपको एक चीज देखने को, हाँ, तो कहां से आ सकते हैं, एनसीईआरटी से ही रह सकती चीजें, बट हमको बाहर से लग सकती, वो हमने देखा। उसके बाद प्रैक्टिकल बुक, और तीसरी अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यूज। अभी आप अगर कोई एक चैप्टर सॉल्व करते होंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सॉल्व करने लगे हो मॉलिक्यूलर बेसिस, ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस में अगर आप इसके पीवाईक्यू को ध्यान से देखोगे ना, तो इसके पीवाईक्यूज में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं। एग्जांपल के तौर पे टाटा बॉक्स का एक पीवाईक्यू है जो एनसीईआरटी में जिसका मेंशन नहीं है। अच्छा, और कोई ऐसी एग्जांपल जो मुझे इस मोमेंट याद आ रही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही, तो कुछ फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वाटसन क्रिक पे जो पीवाईक्यू में पूछा है बट एनसीईआरटी में किधर भी नहीं। खास करके आप अगर 2006 से पहले के पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू बिफोर 2006, आपको ऐसे क्वेश्चंस की भरमार मिलेंगी जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट वो पूछा है किधर ना किधर। इसका सिंपल रीजन है 2006 की पहले की एनसीईआरटी थोड़ी वास्ट थी, उसका सिलेबस थोड़ा अलग था, अभी वैसा सिलेबस नहीं है। बट हमको ये भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये पूछ सकता है, वापस रिपीट हो सकता है। ओके, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में जैसे आपने देखा होगा पीसीआर को कैरी मोलिस ने डेवलप किया था। एनसीईआरटी में नाम नहीं है बट ये क्वेश्चंस पूछा है बार, कब डेवलप किया था ये भी पूछा है। तो आपको ये सब कहाँ मिलेंगे? पीवाईक्यू। तो मैं समराइज कर रहा हूँ बाहर से आने वाले 15 एमसीक्यू का कहाँ से आने का चांस है। तो 15 एमसीक्यूज मैंने समराइज किया कि एक तो वो एनसीईआरटी से ही रहेंगे, मगर एनसीईआरटी में कहाँ से रहेंगे? चैप्टर इंट्रोडक्शन से रह सकते हैं, साइंटिस्ट डिस्कशन से रह सकते हैं जो हर यूनिट के पहले है, साइंटिस्ट डिस्कशन। इसके अलावा कहां से रह सकते हैं? ये तो समरी से रह सकते हैं। ओके, नंबर 2 मैंने बोला कि बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक से रह सकते हैं। इसमें भी मैंने मोर प्रिसाइजली आपको बताया हूं, मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स वाला बिट, नंबर 3 मैंने अभी जो आपको बताया हूं वो है पीवाईक्यूज नॉट डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी, जिसका डिस्कशन, जिसका मेंशन एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे वाले पीवाईक्यू। तो लास्ट के 7 दिन में, 7 डेज और 6 डेज में इतना बस कर लो, आपके जो 15 एमसीक्यू है वो बन जाएंगे इजीली। ये 15 दिन में अगर आप ये कर लेते हो तो एमसीक्यू आपके शॉर्ट यहाँ से बन जाएंगे गारंटी के साथ। अभी एक दो एमसीक्यू किधर बाहर से आ भी गए, हमको नहीं आ रहे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा इंडिया वो क्वेश्चन गलत करने वाला है। आप भी अगर गलत कर लो तो आप कंपटीशन में पीछे नहीं छूट जाने वाले। सेम ऐसा ही, थोड़ा मुझे याद आ गया इसलिए बताता हूँ, केमिस्ट्री का आपने सुना होगा, साल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ये सब चीजें बाहर से ऐड की गई है, बराबर। ये चीजें भी हमको कहाँ मिलेंगी? एनटीए के सिलेबस में। जितना एनटीए ने मेंशन किया है उतना ही पढ़ना है हमको। बाहर से अगर आप पढ़ने बैठो तो फिर समंदर जितनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चीज आपको नहीं समझ रही एनटीए के सिलेबस से आप देख लो। याद रखना, कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवर्म की जरूरत नहीं, बट ये दोनों चीजें हमेशा करना। और एनसीईआरटी ने लास्ट ईयर या 2 साल पहले टिश्यू वाला चैप्टर को पूरी तरीके से डिलीट किया, बट याद रखना वो हर साल उसके क्वेश्चन पूछते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, जो भी चीजें निकाल दी गई फिर भी वो पूछते हैं। एपिथेलियल कनेक्टिव जो टिश्यूज वाला सेक्शन है वो वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें खास करके लिगामेंट एंड टेंडन्स। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी से बाहर से एक वर्ड भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से अभी जितना बताया उतना पढ़ लो बाकी फिर आपका शॉर्ट है सब कुछ। अगर आपको वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो,
और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो अपने जो दोस्तों तक ये चैनल को हमारे आप शेयर करो। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।